नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी और बहुत ही धूमधाम से आपने होली पर्व को भी मनाया होगा। तो दोस्तों आज देखेंगे सामान्य अध्ययन स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 10। देखिए सामान्य अध्ययन के साथ साथ जो भी स्पेशल फैक्ट क्लासेस आ रही हैं, साथ ही रिवीजन क्लासेस महाकुंभ आपको दिया जा रहा है और जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है यूट्यूब पर उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस वाली, उस पर काम चल रहा है। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टेस्ट रहेंगे नेशनल इंटरनेशनल और उत्तराखंड के, वो भी मैं अब कंटिन्यू करूंगा चैनल पे जल्दी ही। ठीक है, तब तक आप मैं ये जो क्लासेस आपको दे रहा हूँ इनको देखिए। आगामी परीक्षाओं के लिए ये क्लासेस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, स्पेशल फैक्ट क्लास हो या आपका रिवीजन महाकुंभ क्लासेस हो। बाकी दोस्तों कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको सीईटी के बारे में बताया था कि यूके ट्रिपल एससी 2026 में सीईटी कराएगा या नहीं कराएगा। कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका क्या फायदा होगा, क्या इसका नुकसान है, इन सभी बिंदुओं पर मैंने बात की थी। कल एक वीडियो अपलोड हुआ था चैनल पे, उसको आप देखिएगा। उसके साथ साथ मैंने उसमें आपको एग्जाम कैलेंडर और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी देखिए आज यहाँ पर जो क्लास रहेगी आपकी महत्वपूर्ण एक क्लास होगी, जहां से एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और इकोनॉमी की मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होती है या टॉपिक होता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था लास्ट किसी ग्रुप सी एग्जाम में, भारत ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को कब जारी किया था? व्हेन डिड इंडिया लॉन्च द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो लाए गए थे भारत में वो 24 जुलाई 1991 को लाए गए थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था, 24 जुलाई 1991। तो ये जो नए रिफॉर्म थे, क्या ये नए रिफॉर्म थे? इन रिफॉर्म के जो कंपोनेंट थे वो क्या थे, उनका क्या इंपैक्ट पड़ा, क्यों जरूरत पड़ी? ठीक है, तो आज का टॉपिक आपके इन सभी डाउट्स को क्लियर कर देगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक अच्छा लगे तो अपना कमेंट देना ना भूलें और लाइक तो आप करेंगे मुझे पता है। बाकी देखिए आज एप्लीकेशन स्टोर पे कूपन कोड का लास्ट डे है, आज 5 मार्च है। और एप्लीकेशन स्टोर पे जो होली पर्व के लिए मैंने कूपन कोड आपको दिया था 20% ऑफ है सभी कोर्सेज और टेस्ट सीरीज में, तो इसका लाभ आज उठा लें आप, आज लास्ट डे है। उसके बाद कूपन कोड का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सेम नाम से है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करेंगे। आज देखेंगे भारत में जो नई आर्थिक सुधार नीतियां थी वो क्या थी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं भैया इसका। 1990-91 का जब दौर चल रहा था उसमें भारत गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसमें भारत में जो था भाई बहुत ही आपका इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था। सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो था रीजन वो था विदेशी मुद्रा भंडार केवल 2-3 सप्ताह के आयात के बराबर बचा था। यानी कि आपको पता है ना, सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए, एक उसकी मात्रा बनाई गई कि इतने मात्रा में या इतने अमाउंट में विदेशी मुद्रा का भंडार होना चाहिए। स्पेशली डॉलर में हम ज्यादा ट्रेड करते तो डॉलर होना चाहिए। अब 91 के दौर में क्या हुआ, भारत सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार केवल 2-3 हफ्ते का बच गया। अब देखिए पेट्रोलियम हम आयात कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी उसमें के इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स थी, उसके अलावा बहुत सी और चीजें थी जो हम इंपोर्ट करते थे। अगर विदेशी मुद्रा भंडार उस समय समाप्त हो जाता तो विदेशी वस्तुओं का आयात हम नहीं कर पाते, खासकर जो हमारी बेसिक नीड है पेट्रोलियम, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और अन्य चीजें चलती है, तो ट्रांसपोर्ट रुक जाता। तो उस समय ये बहुत बड़ा क्राइसिस था, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त होने की कगार पे था। अगर बात करें इस दौर की तो उस समय देखिए हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे, पीएम कौन थे उसमें, तो पीएम थे नरसिम्हा राव। ठीक है, नरसिम्हा राव उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। और उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, वो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब भी नाम आता है ना, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, इंटेलेक्चुअल पर्सन थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, जो प्राइम मिनिस्टर भी रहे और साथ ही जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट कर लेंगे। आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया, भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे इन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए और साथ ही भारत के वित्त मंत्री जब ये रहे तो उन्होंने भारत को इकोनॉमिक क्राइसिस से उबारने में पूरा जोर लगाया था। यानी कि तभी मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदा था। ऐसा नहीं कि काफी लोग बोलते हैं कांग्रेस का पुतला था या कांग्रेस की कठपुतली इनको कहा जाता है। कई बार ऐसी चीजें होती है कि आदमी को चुप रहना बेहतर होता है ना। बाकी आप समझदार हैं, बट बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। तो फाइनेंस मिनिस्टर थे 1991 के दौर में जब भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस था। तो पहला रीजन क्या था, विदेशी मुद्रा जो भंडार था काफी कम रह गया था। दूसरा देखिए भारत में जो फिजिकल डिफिसिट था और जो भुगतान संतुलन था उसका संकट होता था। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा और भुगतान संतुलन का संकट भारत में बहुत ज्यादा हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज लेने की आवश्यकता हो गई थी।
तो भारत में देखिए जो भारत की इकोनॉमी थी, हमने हालांकि पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू कर दिया था 1951 से, लेकिन उन पंचवर्षीय योजनाओं का कोई ऐसा आउटपुट नहीं आ रहा था। खासकर इंडस्ट्री में जो हमारी सार्वजनिक कंपनियां थी उनका कोई आउटपुट नहीं आ रहा था। उसके अलावा जो हमारे व्यापार था, उसमें व्यापार के दरवाजे बंद थे, यानी कि जो बाहर की इकोनॉमी थी उसके लिए दरवाजे बंद थे। लेकिन जब ये 1991 का दौर आया और भारत इन आर्थिक संकटों से जूझा, तो उस समय देखिए भारत में नए रिफॉर्म लाने बहुत ज्यादा आवश्यक हो गए थे। और इसीलिए 24 जुलाई 1991 को भारत में क्या किया गया, नई रिफॉर्म लाए गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जो उसमें बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा था, क्यों उसमें सरकार का फिस्कल डिफिसिट बढ़ गया था 1991 के दौर में, इसके कुछ रीजन थे। उस समय देखिए खाड़ी युद्ध हो चुका था 1990-91। ठीक है, तो गल्फ वॉर जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट एक कारण था, जिसकी वजह से पेट्रोलियम और अन्य चीजों का जो आयात होता था उस पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। तेल की कीमतों में बेतहासा वृद्धि हो गई थी, जैसा करंट सिनेरियो में भी आपको देखने को मिल सकता है। आजकल आपको पता है दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो बढ़ता हुआ सैन्य तनाव है, उसके बीच ईरान जो है ना, ईरान देश ने बोला है कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ठीक है, और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है, हार्मुज की खाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ध्यान रखेंगे, ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस का भंडार गुजरता है। अगर ये 30 मील का जो चौड़ा रास्ता है वो बंद होता है, तो इसका असर ना केवल खाड़ी देशों तक सीमित रहेगा, बल्कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और भारत भी इसमें शामिल एक देश है। ठीक है, भारत का भी एक बड़ा हिस्सा ऑयल एंड गैस का इस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होकर गुजरता है, लेकिन ईरान की आर्मी ने अभी इसको बंद करने का ऐलान कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखिए आने वाले समय में तेल की कीमतों में वृद्धि देखने को आपको मिल सकती है। युद्ध के बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं, हमेशा से कभी फायदा नहीं हुआ युद्ध से। तो यही चीजें उस समय भी हो गई थी। उसके अलावा भारत का जो एक्सपोर्ट था 1991 के दौर में, वो एक्सपोर्ट जो था भारत का बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया था। उसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता भी भारत में उसमें थी। आप देख रहे थे भारत में फिर प्रधानमंत्री बदलते जाएंगे, तो उस समय कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी उसमें भारत के दौर में हमको देखने को मिलती है। तो ये आर्थिक संकट के कुछ प्रमुख रीजन थे उस समय। ठीक है, 1991 के रिफॉर्म से पहले के। अब देखिए इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब ये सब चीजें घटित हुई, तो देश को आर्थिक जो स्थिति खराब हो गई थी या जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, उससे उबारने का काम करने के लिए नए रिफॉर्म लाने बहुत जरूरी थे। इसलिए नई आर्थिक नीति की शुरुआत होती है वर्ष 1991 में। प्रधानमंत्री तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह। 24 जुलाई 1991 को बजट भाषण में इसकी घोषणा की जाती है कि भारत अब अपनी नई आर्थिक नीति की शुरुआत करेगा। ठीक है, तो यही वो नई आर्थिक नीति थी जिसको एग्जाम में पूछा गया था आपका। अब इस नई आर्थिक नीति के तहत भारत ने रिफॉर्म के 3 कंपोनेंट्स को चुना था उस समय। 3 कंपोनेंट्स कौन से थे रिफॉर्म के? तो इसमें 3 कंपोनेंट्स रखे गए थे। एलपीजी, ठीक है, एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। नई आर्थिक जो नीति लाई गई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसको लाने के कुछ ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहले देखिए अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकलना। जो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस था भारत का, उसको दूर करने का पहला उद्देश्य था। विदेशी निवेश को आकर्षित करना, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको भारत में लाना। ठीक है, ताकि बाहर की जो कंपनीज हैं, बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है भारत में आए, जिससे भारत में रोजगार भी बढ़े और उसके अलावा इकोनॉमी फ्लो भी बढ़े। तीसरा जो देखिए इसमें उद्देश्य था वो था निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट यहाँ पे बढ़ावा देना चाहती थी, क्योंकि सार्वजनिक कंपनियों का आउटकम उतना अच्छा नहीं आ पाया था पिछले 40 सालों में। ठीक है, देश आजाद हुए आप देख रहे हैं 1947 से 1991 तक लगभग 45 साल हो चुके हैं, बट उतना अच्छा आउटकम नहीं आ पाया, जिसकी वजह से निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की इसमें घोषणा की गई। वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ना, यानी कि भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था को ग्लोबल बनाना। अभी तक भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, और इसके अलावा देखिए आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना। जो हमारा इकोनॉमी डेवलपमेंट है, तो उसकी जो स्पीड है, यानी कि जीडीपी की बात हो रही है यहाँ पे सीधे सीधे, जीडीपी की ग्रोथ। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ उद्देश्य रखे गए थे उसमें नई आर्थिक नीति के। और इसके जो 3 प्रमुख स्तंभ थे उसमें, या कह सकते हैं कि जो इसके 3 प्रमुख कंपोनेंट्स थे, वो थे आपका एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन जिसको हम उदारीकरण बोलते हैं, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन जिसको हम निजीकरण कहते हैं, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन जिसको हम वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण भी कहते हैं। ठीक है, भूमंडलीकरण। तो ये टर्म आपको याद रखना है। तो ये 3 स्तंभ उसमें बनाए गए थे नई आर्थिक नीति के लिए। ठीक है, अब इन 3
नई आर्थिक नीति को जो स्तंभ बनाए गए थे या कंपोनेंट थे रिफॉर्म के, इनका क्या क्या मतलब था इसको भी आप समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए उदारीकरण, लिबरलाइजेशन क्या था। 1991 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ना, इसमें अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, बाहर की कोई कंपनी आना चाहिए, तो तरह तरह के यहाँ पर लाइसेंस वगैरह बनाने पड़ते थे। और लाइसेंस का कोई सिंगल विंडो का यहाँ पे पैमाना नहीं था। आपको देखिए पॉल्यूशन का अलग लाइसेंस लाना है, आपको अन्य चीज के लिए अलग लाना है, सेफ्टी का अलग लाना है। तो लाइसेंस लाने में ही इतना टाइम लग जाता था, क्लियरेंस में इतना टाइम लगता था कि कोई भी बंदा इसमें हाथ नहीं डालना चाहता था, पैसे नहीं लगाना चाहता था। तो लाइसेंस राज को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के लिए ही लाइसेंस रखा गया, जैसे कि सिक्योरिटी के जो इक्विपमेंट थे, या कोई खतरनाक जो रसायन थे, विस्फोटक थे, और साथ ही शराब और सिगरेट, इनके लिए लाइसेंस रखा गया बस। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी चीजें थी उनसे लाइसेंस को हटा दिया गया, भैया अब अपना काम शुरू करो। उद्योगों पे जो नियंत्रण था, उसमें गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कम करना, यानी कि जो भी उसमें उद्योग धंधे स्थापित करना था, तो पब्लिक को यहाँ पे खुली छूट दी गई, भैया अपना कोई भी स्टार्टअप करना है, कोई भी अपनी कंपनी बनानी है, कुछ भी करना है, कोई भी आपको फर्म खोलने खोलो भाई, हमारा कोई भी सरकारी नियंत्रण नहीं रहेगा, आप अपना ही नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग पूरी आपकी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने क्या किया, लिबरलाइजेशन के तहत टैक्स रेट्स में कमी की, यानी कि जो उसमें उच्च टैक्स की दर थी, मान लीजिए कोई कंपनी खोल रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स था जो उसमें वाणिज्य का था, उसमें कटौती की सरकार ने। उसके अलावा लाइसेंस फी वगैरह जो थी, या लाइसेंस को समाप्ति कर दिया था, उसमें कटौती की सरकार ने। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में सरकार ने देखिए लिबरलाइजेशन के तहत आयात निर्यात के जो नियम थे उसमें भी छूट दी, यानी कि जो उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स थे, इसको कहीं ना कहीं लचीला बनाया गया था सरकार के द्वारा। तो ये था लिबरलाइजेशन, समझ गए ना। लिबरलाइजेशन क्या था आपका, जिसमें आपका सरकार ने अपनी नीतियों को कठोर से क्या किया, कोमल किया। एक हिसाब से मैं बहुत साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूँ। सरकार के जो उसमें नियम कानून कठोर थे अर्थव्यवस्था के लिए, उनको सरकार ने क्या किया, लचीला बना दिया। ठीक है, दूसरी जो टर्म थी इसमें आपका निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के तहत सरकार ने क्या किया, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निजी निवेश को खोल दिया, यानी कि जो उसमें पब्लिक जो पीएसयू होते हैं ना, पीएसयू कंपनीज होती हैं, जैसे सरकार की कंपनी है, बीएचईएल है, सेल है, गेल है, बीपीसीएल है। ठीक है, जो भी उसमें कंपनी थी सरकार की, तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उपक्रम थे, उसमें कोई प्राइवेट अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो सरकार ने इसकी इजाजत दे दी। उससे पहले ये पॉसिबल नहीं था, यानी कि निजी निवेश कोई बिजनेस पर्सन उसमें नहीं कर सकता था, पूरी भागीदारी सरकार की ही होती थी। और इसी वजह से 40 सालों से कंपनियों का आउटकम नहीं आ पा रहा था। देखिए, जब भी हम निजी क्षेत्र की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा का पता चलता है ना, और कंपनी को एक आउटकम चाहिए होता है, कंपनी को प्रॉफिट पॉइंट चाहिए होता है। नहीं तो सरकारी अगर पॉलिसीज पे, सरकारी सब्सिडी पे या अन्य चीज़ों पे कोई कंपनी चल रही है, तो वहाँ पर एम्प्लॉय भी अपना 100% नहीं देते, और यही रीज़न था उसमें। ठीक है, इसके अलावा देखिए सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, विनिवेश यानी कि जो निवेश से संबंधित एक टर्म होते हैं विनिवेश। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट इसको कह सकते हैं। और अगला देखिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया, यानी कि मार्केट में जो कंपटीशन है उसको सरकार ने बढ़ाया। मोनोपोली जो उसमें थी बड़ी बड़ी कंपनीज की, उसको समाप्त किया, ताकि अन्य प्लेयर भी मार्केट में आए, जिसकी वजह से क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। और कंपटीशन जब भी बढ़ता है तो इकोनॉमी को इसका लाभ होता है, साथ ही जो हमारा कंज्यूमर होता है तो कंज्यूमर को भी इसका लाभ मिलता है। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन से सरकार के ये यहाँ पर मुख्य कुछ बिंदु थे रिफॉर्म के। ठीक है, और तीसरा था आपका वैश्वीकरण, जिसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जिसको भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, भूमंडलीकरण। ठीक है, अब भूमंडलीकरण क्यों किया गया, ये महत्वपूर्ण है, समझिए टर्म। देखिए, तो 1991 से पूर्व भारत की जो अर्थव्यवस्था थी एक हिसाब से बंद अर्थव्यवस्था थी। विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने की अनुमति नहीं थी। भारत में केवल निवेश भारत की ही कंपनीज कर सकती थी। तो सरकार ने इस पॉलिसी को चेंज किया, और ग्लोबलाइजेशन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था के बंद दरवाजे को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए खोल दिया गया। यानी कि भारत का दरवाजा खुल गया और बाहर की कंपनीज को बोला गया, भाई आपका वेलकम है इंडिया में, आइए और पैसा लगाइए, और आप भी पैसा बनाइए। कैपिटल मार्केट को खोल दिया गया। इसके अलावा जो हमारे जितने भी कंपनीज थे वहां पर इन्वेस्टमेंट की छूट मिल गई विदेशी कंपनियों को। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, इसमें रिफॉर्म किए गए। साथ ही हमारे इंटरनेशनल मार्केट से भी भारतीय इकोनॉमी को जोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। तो यहां पर जो 1991 24 जुलाई 1991 को ये नए रिफॉर्म लाए थे गए थे भारत सरकार के द्वारा, और जो 3 कंपोनेंट्स पे आधारित थे तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा,
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसने भारत की अर्थव्यवस्था जो कि उसमें संकट से गुजर रही थी, उससे उबारने में भारत को बहुत हेल्प की। और यहाँ पर भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, इसके बाद धीरे धीरे वो इम्प्रूव होने लगी। और आज वर्तमान समय में आप जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, दुनिया के सभी देशों के लिए, दुनिया के सभी बाजारों के लिए कहीं ना कहीं एक आइडल के तौर पे देखी जाती है, ठीक है, और एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भारत को देखा जाता है आज। तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ा, क्या इम्पैक्ट था वो भी हम जान लेते हैं। तो इम्पैक्ट ये हुआ, देखिए नई आर्थिक नीति के जो परिणाम आए, रिजल्ट आए, जीडीपी की वृद्धि दर में सुधार हुआ, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो था, सकल घरेलू उत्पाद जो था हमारा बड़ा भैया, इसमें वृद्धि देखने को मिली। विदेशी निवेश में वृद्धि देखने को मिली, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ भारत में, इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ गया था भारत में। आईटी और सेवा क्षेत्र का विकास हुआ, यानी कि जो हमारा अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र माना जाता है, तृतीयक, ठीक है, टर्सियरी जो हमारा सेक्टर होता है, जिसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र में फिर ग्रोथ देखने को मिली। क्योंकि उससे पूर्व हम देखते हैं जब भारत आज़ाद हुआ, आप देखते हैं कि कृषि पर अत्यधिक निर्भरता थी हमारे देश में, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र पर ज़्यादा निर्भर थे हम लोग। लेकिन इसके बाद तृतीय क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ने लगा, जिसमें आईटी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। क्योंकि नई आर्थिक नीति के कुछ समय बाद इंटरनेट की शुरुआत हो जाती है, भारत में कंप्यूटर वगैरह से काम होना भी शुरू हो जाता है, जिससे त्वरित गति मिलती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को। इसके अलावा देखिए असमानता में वृद्धि हुई, ठीक है। अब देखिए ये असमानता में वृद्धि और छोटे उद्योगों पे दबाव, ये नेगेटिव पॉइंट के तौर पे देखे जा सकते हैं। यानी कि असमानता काफी ज्यादा हो गई उसमें, इकोनॉमी में इनइक्वालिटी। एंड इसके अलावा जो उसमें छोटे छोटे उद्योग थे, उन छोटे उद्योगों पे प्रेशर पड़ने लगा। क्योंकि जब बड़े बड़े, देखिए कोई भी मार्केट है, कोई भी अगर तालाब है, उसमें बड़ी बड़ी मछलियां आएंगी, तो छोटी मछलियों का भक्षण तो होगा ही ना भाई। तो वही चीज यहाँ पे होने लगी। आप देखिए आज आपके तहसील, शहर, जिले मुख्यालय में या कहीं पे भी जहाँ आप निवास करते हैं, वहां पे कोई बड़ा मॉल आता है, तो स्थानीय जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको भाई नुकसान तो होता है, उनको फर्क पड़ता है, कहीं ना कहीं प्रेशर उन पर रहता है। वही चीज यहाँ पे होने लगी। जैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए खोला गया, जो दरवाजा बंद था अभी तक, तो उसके बाद क्या होने लगा, यहाँ के छोटे उद्योगों पे काफी प्रेशर पड़ने लगा। तो कह सकते हैं कि ये कुछ एक दो हमको डिसएडवांटेज भी देखने को मिले थे। और कुल मिला के देखिए कंक्लूजन पे अगर आते हैं हम 1991 की नई आर्थिक नीति में, तो 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी, इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। मतलब डूबते हुए को तिनके का सहारा, और ये तिनके का सहारा बने थे उसमें तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है। तो मैं बोला ना काफी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, पैनल में ये भी बैठे थे, उसमें सुझाव वगैरह जो भी हुई मीटिंग, जिससे एलपीजी रिफॉर्म आए। तो इस नीति के बाद भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था डूबने से बच गई भाई, ठीक है, और अर्थव्यवस्था में लगातार विकास देखने को मिला। और आज आप 2026 में देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्था के अंदर आती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। इसके अलावा देखिए भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। तो भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था ने मतलब यहाँ पे अपनाया। वैश्विक अर्थव्यवस्था के दरवाजे भारत देश के लिए उसमें बंद थे, मतलब भारत ने खुद ही बंद किए थे, भारत ने खुद को ग्लोबल नहीं किया था। लेकिन भारत ने ज़रूरत समझी और दूरदर्शी परिणाम हमें आज देखने को मिलते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। अगर आप इकोनॉमी को ओपन नहीं करेंगे, बंद अर्थव्यवस्था रहेगी जहाँ पर आयात निर्यात कम होगा या होगा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी वही होते हैं जहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता बिल्कुल। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपका इकोनॉमिक ग्रोथ पे देखने को मिलता है। लेकिन भारत ने जैसे ही खुद को ग्लोबल किया, ग्लोबलाइजेशन जो लाया गया रिफॉर्म, इससे भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव मिल गया और मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव पड़ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका टोटली निष्कर्ष है, ठीक है। बाकी देखिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको बस ये याद रखना है कि इसमें क्या चीजें हुई थी, क्यों ये लाई गई थी। मेंस अगर आप देखिए लोअर पीसेस या अपर पीसेस मेंस देते हैं, तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं कि भारत में जो हमारे 1991 की नई आर्थिक नीति लाई गई थी या एलपीजी जो रिफॉर्म लाए गए थे, इसके दूरगामी परिणाम क्या रहे। तो दूरगामी परिणाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए जाते जाते मैं आपको एक प्रश्न यहाँ पे देना चाहूंगा। आपको प्रश्न का उत्तर देना है, कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की कौन सी नंबर की अर्थव्यवस्था है, ठीक है। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था का आकार आपको बताना है, ठीक है। बताइए कौन से क्रम पे है भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में, और कितने ट्रिलियन डॉलर की है, ये भी आप बताएंगे वर्तमान में कितने ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी है, ठीक है, भारत की, बताइएगा जरूर। चलिए दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।